दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित टीजीटी पीजीटी परीक्षा के रिवीजन के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है आधुनिक भारत का भाग 1। दोस्तों, ये वीडियो टीजीटी सामाजिक विज्ञान, पीजीटी यानी प्रवक्ता परीक्षा इतिहास और नागरिक शास्त्र के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आधुनिक भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, सबसे पहले हम उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, उत्तरवर्ती मुगल शासकों में जो पहला शासक है, देखिए बहादुर शाह प्रथम। इसका मूल नाम मुअज्जम था। इसने 1707 से 1712 तक शासन किया था। दोस्तों, बहादुर शाह प्रथम को शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, संभाजी के पुत्र शाहू को मुगल कैद से मुक्त करने वाला बहादुर शाह प्रथम यानी मुअज्जम था। उसके बाद जहांदार शाह रहा। उसका शासनकाल 1712 से 1713 रहा और सवाई राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि जहांदार शाह ने दी थी। फर्रुखसियर का शासनकाल दोस्तों 1713 से 1719 में रहा और फर्रुखसियर ने जजिया और तीर्थयात्रा कर को समाप्त किया। मोहम्मद शाह, जिसका कार्यकाल 1719 से 1748 रहा, इसको रंगीला बादशाह भी कहा जाता था और इसने बंगाल, अवध, हैदराबाद जैसे स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ इसके शासनकाल में। और 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ और इस समय मोहम्मद शाह का शासन था और नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण किया और अपने साथ कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस ले गया था। दोस्तों, शाह आलम द्वितीय इसके बाद आया। इसका शासनकाल 1759 से 1806 रहा और इसके समय में बक्सर का युद्ध 1764 हुआ था। तो बक्सर का युद्ध 1764 शाह आलम द्वितीय के समय काल में हुआ था। इसके बाद दोस्तों देखिए, अंतिम मुगल बादशाह जो था ये बहादुर शाह द्वितीय था। 1837 से 1857 इसका समय काल और ये अंतिम मुगल शासक था। इसे बहादुर शाह जफर यानी मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को जफर के नाम से भी जाना जाता था और 1857 में विद्रोहियों का साथ देने के कारण इसे रंगून निर्वासित कर दिया गया था। अब आइए देखते हैं 18वीं शताब्दी में स्थापित हुए नवीन स्वायत्त राज्यों के संबंध में। देखिए, हैदराबाद 1724 में निजामुल मुल्क आसफ जाह यानी चिनकिलिच खां के नेतृत्व में ये राज्य स्वतंत्र राज्य स्थापित हुआ और वेलेजली की सहायक संधि को मानने वाला हैदराबाद पहला राज्य था। कर्नाटक दोस्तों, कर्नाटक सादतुल्ला खां के नेतृत्व में या इसके संस्थापक काल में नवीन स्वायत्त राज्य उदय हुआ और कर्नाटक की राजधानी जो थी वो अर्काट थी। इसके अलावा अवध में एक स्वायत्त राज्य की स्थापना सादत खां बुरहानुल मुल्क के समय में हुई। 1856 में ब्रिटिश रेजिडेंट जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर उसे अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया और अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। इसके अलावा देखिए दोस्तों, रुहेलखंड वीर दाऊद और उसके पुत्र अली मोहम्मद खां के नेतृत्व में स्वायत्त राज्य था और पहले आंवला जो है इसकी राजधानी थी, बाद में रामपुर रुहेलखंड की राजधानी बनी। जाट शासन या जाट राज्य, सूरजमल जाट राज्य का एक योग्य और विद्वान शासक था दोस्तों और सूरजमल को जाटों का अफलातून भी कहा जाता है। तो जाटों के नेतृत्व में एक स्वायत्त राज्य की स्थापना सूरजमल जाट, इसने ये राज्य का एक योग्य और विद्वान शासक था। सूरजमल को जाटों का अफलातून भी कहा जाता था। राजपूत राज्य दोस्तों, आमेर के सवाई जयसिंह ने जयपुर नगर की स्थापना की और उन्होंने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा यानी 5 जगहों पर इन्होंने वेधशालाओं का निर्माण करवाया। बंगाल, इसकी स्थापना मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में हुई और 1751 में अलीवर्दी खां ने मराठों को उड़ीसा, बंगाल और बिहार की वार्षिक चौथ देने की बात स्वीकार कर ली थी। मैसूर के बारे में देखते हैं दोस्तों। मैसूर जो था हैदर अली 1761 में मैसूर राज्य का वास्तविक शासक बन बैठा और इससे पूर्व 18वीं सदी में मैसूर पर वाडियार वंश का शासन था।
हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल के फौजदार के रूप में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की और इसमें फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद ली थी। और टीपू सुल्तान, जो कि हैदर अली का पुत्र था, टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम, यानी जो हैदर अली के मैसूर राज्य की राजधानी थी, उसमें स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और जैकोबियन क्लब का सदस्य बना था। दोस्तों, टीपू सुल्तान ने 1796 के बाद आधुनिक नौसेना खड़ी करने की कोशिश की और इसके लिए मंगलौर, बाजियाबाद, बाजिदाबाद और मोलिदाबाद में पोत निर्माण घाट यानी डॉकयार्ड का निर्माण कराया। टीपू ने श्रृंगेरी मंदिर के मरम्मत के लिए दान भी दिया था। हालांकि ये मुस्लिम शासक था, लेकिन इसने श्रृंगेरी मंदिर के मरम्मत के लिए दान भी दिया था। उसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए। तो ये प्रश्न भी आता है कि भारत का कौन सा शासक था जो विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था। दोस्तों, टीपू द्वारा एक नए कैलेंडर को भी लागू किया गया था और सिक्का ढलवाने की नई प्रणाली के साथ साथ माप तौल के नए पैमाने को भी अपनाया गया था। दोस्तों, आंग्ल मैसूर युद्ध आधुनिक भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बार बार इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो सीधे सीधे या मिलान करने के लिए। तो देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच में हुआ। इस युद्ध में हैदर अली विजयी हुआ था। अंग्रेजों को हैदर अली की शर्तों पर मद्रास की संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े और इस समय बंगाल का गवर्नर लॉर्ड वेरेलस्ट था। देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769, इसमें हैदर अली की जीत हुई। अंग्रेजों को हैदर अली की शर्तों पर मद्रास की संधि करनी पड़ी और इस समय बंगाल का गवर्नर लॉर्ड वेरेलस्ट था। दोस्तों, दूसरा या द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसके बारे में जानते हैं। ये 1780 से 1784 तक चला। सर आयरकूट ने पोर्टो नोवो की लड़ाई में नवंबर 1781 में हैदर अली को हराया। हैदर अली की मृत्यु 1782 में हो गई। उसके बाद उसका पुत्र टीपू मैसूर का शासक बना और इसने युद्ध जारी रखा। मंगलौर की संधि 1784 से युद्ध समाप्त हुआ था और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के समय बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, दोस्तों, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 चला। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 से युद्ध समाप्त हुआ था। टीपू को अपना आधा राज्य भारी युद्ध, हरजाना और बंधक के रूप में अपने दो बेटों को अंग्रेजों को सौंपना पड़ा और इस समय यानी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, देखिए, ये 1799 में हुआ था। बंगाल का गवर्नर जनरल वेलेजली था इस समय। इस या चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई श्रीरंगपट्टनम के किले में। और दोस्तों, ये 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, और इनसे कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि इस समय किसकी हार हुई, किसकी जीत हुई, कौन सी संधि किस वर्ष हुई, और इसके अलावा इस समय गवर्नर जनरल कौन थे। अब आइए सिखों के शासन के बारे में जानते हैं। सिख, दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की परंपरा समाप्त हो गई। इसके बाद बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व संभाला। बंदा बहादुर के बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। उसने लौहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1716 में फर्रुखसियर ने बंदा बहादुर की हत्या करवा दी थी। दोस्तों, सिख जो थे ये 12 मिसलों में संगठित थे और राज्य के विभिन्न हिस्सों में कार्य कर रहे थे। सिख शासन में रणजीत सिंह का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। महासिंह के बाद सुकरचकिया मिसल के प्रधान रणजीत सिंह पंजाब के प्रमुख शासक बने थे। इन्होंने भंगी मिसल के अधिकार से लाहौर और अमृतसर को छीनकर लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और अमृतसर को धार्मिक राजधानी माना जाता है। तो देखिए, सिखों की जो राजनीतिक राजधानी लाहौर रही और अमृतसर पंजाब की धार्मिक राजधानी माना जाता था। 1809 में रणजीत सिंह और अंग्रेजों यानी चार्ल्स मेटकाफ के बीच अमृतसर की संधि हुई थी। इसके अनुसार सतलज नदी जो थी ये दोनों राज्यों की सीमा मान ली गई थी। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि 1809 में रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच अमृतसर के संधि के बाद किस नदी को दोनों राज्यों की सीमा माना गया था। दोस्तों, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर हीरा जो था अहमद शाह अब्दाली के पौत्र शाह शुजा से प्राप्त किया था। दोस्तों, आंग्ल मैसूर युद्धों की तरह
आंग्ल सिख युद्ध से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में चला। इसमें सिखों की हार हुई थी। लाहौर की संधि के साथ ये युद्ध समाप्त हुआ। मार्च 1846 में लाहौर की संधि हुई और भैरोवाल की संधि दिसंबर 1846 से दिलीप सिंह महाराजा स्वीकार किए गए। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 तक चला। लॉर्ड डलहौजी के समय चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय हो गया। और देखिए मराठों का शासन अब देख लेते हैं। दोस्तों, मुगल साम्राज्य के पतन के क्रम में नव स्थापित होने वाले राज्यों में मराठा सबसे अधिक शक्तिशाली था। 1707 में अंग्रेज की मृत्यु के बाद बहादुर शाह ने शिवाजी के पोते साहू को मुगल कैद से आज़ाद कर दिया था और साहू के मुक्त होने के बाद उसका राजाराम की विधवा ताराबाई, जो कि अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी की सत्ता पर दावेदारी को लेकर सत्ता के साथ संघर्ष शुरू हो गया। और इस संघर्ष के क्रम में 1707 में खेड़ा के युद्ध में साहू विजयी हुआ और इसके बाद जनवरी 1708 में साहू ने सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया था। मराठा पेशवाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। दोस्तों, मराठा पेशवा में सबसे पहला नाम आता है बालाजी विश्वनाथ का, जो 1713 से 1720 तक पेशवा रहा था। दोस्तों, पेशवा के पद को शक्तिशाली बनाना और मराठा शासक नाम मात्र के शासक होकर रह गए थे, ये बालाजी विश्वनाथ के समय में। और मुगल शासक फर्रुखसियर ने गद्दी से हटाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। दूसरा जो था महत्वपूर्ण पेशवा बाजीराव प्रथम था, जिसका शासनकाल 1720 से 1740 था और हैदराबाद के निजाम को 1728 के पालखेड़ा के युद्ध में इसने हराया और 1737 में दिल्ली पर धावा बोला। ऐसा करने वाला वह प्रथम पेशवा था। यानी पेशवा बाजीराव प्रथम हैदराबाद के निजाम को पालखेड़ा के युद्ध में हराया, 1737 में दिल्ली पर धावा बोला और बाजीराव प्रथम दिल्ली पर धावा करने वाला पहला पेशवा था। इसके बाद दोस्तों बालाजी बाजीराव, जिनका समयकाल 1740 से 1761 है, इनको नाना साहब के नाम से जाना जाता था। 1750 में मराठा शासक से सगोला की संधि की, जिससे राज्य के संपूर्ण अधिकार पेशवा के हाथ में आ गए और 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। इसमें मराठों की हार हुई और इस युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ कर रहे थे। मराठा तोपखाना इब्राहिम खां गारदी के हाथों में था और इसमें मराठा सेना की रीढ़ टूट गई थी और इसके कई महत्वपूर्ण सैनिकों की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों माधवराव, देखिए माधवराव की मृत्यु 1772 में हुई। उसके बाद उसका छोटा भाई नारायण राव पेशवा बना, लेकिन 1773 में उसकी हत्या कर दी गई। नारायण राव की मृत्यु के बाद जन्मा उसका पुत्र माधव नारायण राव पेशवा बना। उसकी अल्पायु के कारण मराठा सरदारों ने नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठा राज्य की देखभाल के लिए 12 भाई काउंसिल की नियुक्ति की थी और महादजी सिंधिया इस काउंसिल के अन्य महत्वपूर्ण सदस्य थे। दोस्तों, नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। याद कर लीजिए, नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था और मराठों का इतिहास लिखने वाले ग्रांड डफ ने नाना फडणवीस को मराठों का मैकियावेली कहा है। देखिए, ये प्रश्न भी आता है कि मराठों का इतिहास किसने लिखा था? ग्रांड डफ ने। और ग्रांड डफ ने नाना फडणवीस को मराठों का मैकियावेली कहा था उनके कुशल कूटनीतिक और राजनीतिक क्षमता के कारण। दोस्तों, प्रमुख मराठा सरदारों की चुनौती का सामना करने में स्वयं को असमर्थ पाकर रघुनाथ राव पूना से बंबई भाग गया और अंग्रेजों से सहायता मांगी और इस दुर्भाग्यपूर्ण प्रयास ने आंग्ल मराठा युद्ध की भूमिका तैयार कर दी थी। आंग्ल मराठा संघर्षों के बारे में जो प्रश्न बनते हैं उनसे आइए देखते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 हुआ। रघुनाथ राव और अंग्रेजों के मध्य सूरत की संधि 1775 से इस युद्ध की शुरुआत हुई। दोस्तों, इस संघर्ष में अंग्रेजों और मराठों के मध्य पुरंदर की संधि 1776 और बड़गांव की संधि 1779 भी हुई और महादजी सिंधिया की मध्यस्थता से पूना दरबार और अंग्रेजों के मध्य 1782 में सालबाई की संधि से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध देखिए, ये 1803 से 1806 था।
और पेशवा द्वारा 1802 में अंग्रेजों से की गई बसीन की संधि इस संघर्ष का मुख्य कारण बनी। इस युद्ध में भोसले, सिंधिया और होलकर की हार हुई और अंग्रेजों ने क्रमशः भोसले से देवगांव 1803 में, सुरजी अर्जनगांव 1803 में सिंधिया से और होलकर से 1805 में राजपुर घाट की संधि की थी। तो सबसे अंत में होलकर की हार हुई थी। इसके अलावा दोस्तों तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817 से 1818 तक चला, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में इस युद्ध में सिंधिया, पेशवा और होलकर की निर्णायक हार हुई थी। अंग्रेजों ने इनसे क्रमशः ग्वालियर, पूना और मंदसौर की संधि की थी। तो देखिए पूना की संधि 1817 में, ग्वालियर की संधि 1817 में और मंदसौर की संधि 1818 में हुई थी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान। और दोस्तों तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा का पद समाप्त करके बाजीराव द्वितीय को पूना से कानपुर के निकट बिठूर भेज दिया गया था। अब आइए देखते हैं भारत में यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों के आगमन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। एक प्रश्न बनता है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम क्या है। तो देखिए सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी आए थे। तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी ये भारत में वाणिज्यिक कंपनियों के आगमन का सही क्रम था। यूरोपीय कंपनियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और 1498 में पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा, जहां के शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। दोस्तों पुर्तगालियों ने कोचीन में प्रथम व्यापारिक कोठी बनाई थी और 1510 में इन लोगों ने गोवा की विजय की, जो कि पुर्तगाली व्यापार का केंद्र और मुख्यालय बना। पुर्तगालियों के समय में तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ हुआ। गोवा, दमन और दीव 1961 तक पुर्तगालियों के अधिकार में रहे थे। इसके बाद दोस्तों डच आए थे। 1602 में डच इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और भारत में प्रथम डच फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई थी। दोस्तों डच जो थे 1759 में अंग्रेजों से बेदरा के युद्ध में पराजित हो गए थे। उसके बाद डेनिशों का स्थान आता है। डेनिश 1616 में डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और 1845 में अंग्रेजों को इन्होंने अपनी फैक्ट्रियां बेच दी थीं। फ्रांसीसी ये दोस्तों 1664 में लुई 14वां के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। एक प्रश्न ये पूछा जाता है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में जब स्थापित हुई तो फ्रांस का शासक कौन था? तो लुई 14वां था। दोस्तों इसके अलावा फ्रांसीसियों ने प्रथम व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापित की और 31 दिसंबर अंग्रेजों के बारे में आइए देख लेते हैं। तो अंग्रेजों ने दोस्तों ब्रिटिशों ने 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से 1599 में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र प्रदान किया और 1608 में कैप्टन हाकिंस जहांगीर से मिलने आगरा पहुंचा था। इसके अलावा 1611 में मसूलीपट्टनम में दक्षिण भारत में प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना ब्रिटिशों ने की थी। 1615 में टॉमस रो जेम्स प्रथम के दूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आया था और 1639 में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लेकर फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किलाबंद कोठी का निर्माण कराया गया। 1698 में सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर की जमींदारी मिली और दोस्तों जाब चारनाक ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन तीनों को मिलाकर इसने कलकत्ता की नींव रखी और फोर्ट विलियम नामक किले का निर्माण करवाया। इसके अलावा 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर के फरमान द्वारा कंपनी को व्यापारिक शुल्क से मुक्ति मिल गई थी। कर्नाटक युद्ध दोस्तों आधुनिक भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए व्यापारिक प्रभुत्व की स्थापना के लिए अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच दक्षिण भारत में 3 युद्ध हुए थे, जिनको कि कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। देखिए 1746 से 1748 में प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था और इसके कारण फ्रांस और इंग्लैंड के बीच ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर चलने वाला युद्ध था। 1748 में यूरोप में एक्स ला चैपल की संधि से इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध की समाप्ति हो गई, जिसके फलस्वरूप भारत में भी इन दोनों कंपनियों के बीच संघर्ष की समाप्ति हो गई थी।
देखिए, सेंट टोमे का युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध से जुड़ा हुआ है और 1749 से 54 के बीच द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था। इसके कारण कर्नाटक और हैदराबाद में सत्ता प्राप्ति के लिए चल रहा संघर्ष था। फ्रांसीसी गवर्नर इस समय डुप्ले था। इसने कर्नाटक में चंदा साहब और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को अपना समर्थन दिया। वहीं अंग्रेजों ने कर्नाटक में अनवरुद्दीन और हैदराबाद में नासिर जंग का पक्ष लिया था। दोस्तों, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अंततः फ्रांसीसियों को बहुत नुकसान हुआ था और फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले वापस बुला लिया गया था। उसके जगह गोडेहू अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनकर भारत आया था और पांडिचेरी की संधि के द्वारा युद्ध विराम हुआ था। अब तृतीय कर्नाटक युद्ध, तो दोस्तों यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध के प्रारंभ के साथ ही 1758 से 1763 के बीच चंद्रनगर पर अधिकार को लेकर तृतीय कर्नाटक युद्ध छिड़ गया। जनवरी 1760 में वांडीवास की लड़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। जनवरी 1760 में वांडीवास की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकोट और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लाली कर रहा था। इसमें फ्रांसीसियों की हार हुई और पांडिचेरी पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। इस युद्ध ने फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्धारण कर दिया और संघर्ष का अंत 1763 में संपन्न हुए पेरिस समझौते के साथ हो गया था। दोस्तों, बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार, यहाँ से भी ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से कई सारे प्रश्न बनते हैं। दोस्तों, अली वर्दी खां के पश्चात 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना और काल कोठरी की त्रासदी या ब्लैक होल ट्रेजेडी सिराजुद्दौला के शासनकाल से जुड़ी हुई है। 23 जून 1757, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, डेट भी याद कर सकते हैं आप। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें मीर जाफर के विश्वासघात के कारण नवाब पराजित हुआ और मीर जाफर के पुत्र मीरन द्वारा नवाब को मार डाला गया। प्लासी के युद्ध में मोहनलाल और मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सी सेना नवाब की वफादार रही थी। तो देखिए, मोहनलाल और मीर मदान की सेना नवाब की वफादार थी। प्लासी के पश्चात अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब बनाया। मीर जाफर ने नवाबी प्राप्त होने की खुशी में कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार का अधिकार और 24 परगना की जमींदारी प्रदान की। 1760 में मीर जाफर को हराकर मीर जाफर को हटा दिया गया 1760 में, और उसकी जगह मीर कासिम को अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने अंग्रेजों को बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जमींदारी दी थी। दोस्तों, मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर स्थापित कर लिया और दस्तक, जो कि फरमान पत्र था, उसके दुरुपयोग के मुद्दे पर अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच टकराव शुरू हुआ, जिसकी परिणति बक्सर के युद्ध में हुई। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि प्लासी के युद्ध से जहां अंग्रेजों ने जो है अपना धनक दिखाना शुरू किया था, बक्सर के युद्ध में उनकी निर्णायक जीत से भारत में उनकी सत्ता पूरी तरह से स्थापित हो गई। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों और मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था। अंग्रेजों के लिए सर्वाधिक निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुई और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति हेक्टर मुनरो था। दोस्तों, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था, जबकि बंगाल का गवर्नर वेसिनटार्ट था। क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 की, जिसके तहत मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। इसके बाद बंगाल में द्वैध शासन, जिसका कि समय काल 1765 से 1772 था, इसकी शुरुआत हुई और इसको वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में यानी द्वैध शासन को समाप्त किया था। दोस्तों, द्वैध शासन का जनक लियो कार्टिस को माना जाता है। अब आइए देखते हैं भारत में अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, भू राजस्व व्यवस्था, जो अंग्रेजों की अस्थाई भू राजस्व व्यवस्था, इसको इस्तमरारी जमींदारी भी कहा जाता है, और अस्थाई बंदोबस्त को 1793 में कार्नवालिस द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा सहित ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र में लागू किया गया था। दूसरी भू राजस्व व्यवस्था रैयतवाड़ी बंदोबस्त थी। 1792 में कैप्टन रीड और मुनरो ने तमिलनाडु के 12 महल में इसे प्रायोगिक तौर पर लागू किया था।
महालवाड़ी बंदोबस्त आगरा, अवध, मध्य प्रांत और पंजाब के कुछ हिस्सों में लागू किया गया। अस्थाई जमींदारी या अस्थाई इस्तमरारी या जमींदारी व्यवस्था में जहां जमींदार मुख्य होता था, अंग्रेजी शासन और राजस्व वसूली का जो समझौता होता था जमींदार और ब्रिटिश शासन से होता था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त में किसान और ब्रिटिशों के बीच समझौता हुआ और महालवाड़ी बंदोबस्त में एक महाल या गांव को राजस्व का इकाई माना गया था। अब आइए देखते हैं अंग्रेजों की सामाजिक आर्थिक नीतियां। देखिए, आधुनिक शिक्षा का प्रसार दोस्तों भारत में अंग्रेजों के समय से ही होने लगा था। 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की। 1791 में हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए जोनाथन डंकन ने वाराणसी में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की और 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अपने प्रसिद्ध आलोक पत्र यानी मिनट्स में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की अनुशंसा की और सरकार ने इस पर कार्रवाई करते हुए 1835 में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था। आइए देखते हैं शिक्षा पर प्रमुख आयोग और समितियां जिनसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। चार्ल्स वुड समिति या वुड डिस्पैच जिसको कहा जाता है 1854 और इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। वुड डिस्पैच को श्रेणीबद्ध विद्यालय यानी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च विद्यालय वुड डिस्पैच की सब सिफारिशों में थी और इसने महिला शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। तो सबसे पहला आयोग या समिति है वुड समिति, चार्ल्स वुड डिस्पैच। इसको 1854 में गठित किया गया था और इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण हंटर कमीशन था जिसकी स्थापना 1882 में हुई और ये प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था। रैले कमीशन की स्थापना 1902 में हुई, ये विश्वविद्यालयी शिक्षा से संबंधित था। और सैडलर कमीशन ये महत्वपूर्ण था, 1917 में गठित हुआ था। इसमें 2 भारतीय सदस्य आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद थे और सैडलर कमीशन मुख्य रूप से विश्वविद्यालय से संबंधित था। हार्टोग कमेटी जिसकी स्थापना 1929 में हुई थी, इसने प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया था। तो देखिए, शिक्षा पर जो समितियां हैं उसमें वुड समिति 1854, हंटर कमीशन 1822, रैले कमीशन 1902, सैडलर कमीशन 1917 और हार्टोग कमेटी 1929। कभी कभी शिक्षा पर आधारित इन समितियों को दोस्तों क्रम भी पूछ लेता है। बुनियादी शिक्षा या नई तालीम का विचार सबसे पहले महात्मा गांधी ने अपनी वर्धा योजना 1937 में प्रस्तुत किया था। अब आइए देखते हैं भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास। दोस्तों, भारतीय समाचार पत्रों से भी कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें देखिए, जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा प्रकाशित किया गया द बंगाल गजट जिसका प्रकाशन 1780 में किया गया था, ये भारत से प्रकाशित होने वाला पहला अखबार था। गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित बंगाल गजट 1816 किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पहला अखबार था। प्रेस पर सेंसरशिप सबसे पहले बेलेजनी ने 1799 में लगाया था। और दोस्तों, लॉर्ड लिटन द्वारा भारतीय समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने के लिए 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। इसे गैंगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड लिटन द्वारा जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था उसको समाप्त करने का कार्य लॉर्ड रिपन ने किया था। अब आइए देखते हैं स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं, उनके संपादक या फिर प्रारंभकर्ता। देखिए, संवाद कौमुदी और मिराटुल अखबार, इसका संपादन राजा राम मोहन राय ने किया था। वॉइस ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और राष्ट्रगोप्तार, इसका जो प्रकाशन दादा भाई नौरोजी ने किया था। दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले धन निष्क्रमण या धन निष्कासन के सिद्धांत का जो विचार था उसने अपनी पुस्तक उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया था। सत्यार्थ प्रकाश जो है, इसका जो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक दयानंद सरस्वती हैं। इसमें आर्य धर्म के सिद्धांतों और आर्य धर्म के प्रचार प्रसार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल किया गया है। सत्यार्थ प्रकाश दोस्तों वेदों की ओर लौटो या दयानंद सरस्वती का जो सिद्धांत था, उन्होंने माना कि वेदों में हमारे पुनर्जागरण के मूलभूत तत्व विद्यमान हैं और वेदों का ज्ञान सर्वोत्तम है। होम एंड द वर्ल्ड गीतांजलि, ये रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है।
आनंद मठ और देवी चौधरानी बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई थी। नील दर्पण ये नील किसानों की दुर्दशा पर लिखा गया नाटक था। दीनबंधु मित्र ने इसकी रचना की थी। दोस्तों अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान नामक पत्र और पत्रिका ये मदन मोहन मालवीय ने संपादन किया। इंडियन मिरर केशव चंद्र सेन द्वारा, द इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू के द्वारा, और केसरी मराठा और गीता रहस्य ये बाल गंगाधर तिलक का है। केसरी का संपादन मराठी में और मराठा पत्र अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। इसके अलावा कामरेड और हमदर्द मोहम्मद अली इससे जुड़े हैं। और अरविंद घोष द्वारा देखिए कर्मयोगी, वंदे मातरम ये पत्रिकाएं प्रकाशित हुईं। सावित्री, द लाइफ डिवाइन, द न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड इन पुस्तकों के लेखक अरविंद घोष हैं। दोस्तों गुलामगिरी जो है दास्ता पर आधारित ज्योतिबा फूले का है और सोम प्रकाश की रचना ईश्वरचंद विद्यासागर ने की। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा किया गया। उदंत मार्तंड देखिए ये हिंदी का पहला समाचार पत्र था। जुगुल किशोर इसके संपादक थे। दोस्तों बहिष्कृत भारत मराठी में और मूक नायक पत्रिकाओं का संपादन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। और ए नेशन इन मेकिंग और द बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा प्रकाशित किए गए थे। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्रों का संपादन एनी बेसेंट ने किया था। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की कृति है। अनहैप्पी इंडिया, पीपुल्स पंजाबी और वंदे मातरम लाला लाजपत राय द्वारा शुरू किए गए पत्र थे। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद रूट्स ये महात्मा गांधी की हैं। और दोस्तों इंडिया विंस फ्रीडम, अल हिलाल, अल बिलाग ये अबुल कलाम आज़ाद द्वारा जो है इंडिया विंस फ्रीडम उनकी पुस्तक है। अल हिलाल और अल बिलाग पत्रिकाएं हैं। इसके अलावा देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व इतिहास की झलक, मेरी कहानी ये पुस्तकें जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई हैं। नेशनल हेराल्ड और कौमी आवाज़ जो पत्रों का संपादन है उसमें जवाहरलाल नेहरू की भूमिका रही। इंडिया फॉर इंडियंस चित्तरंजन दास की है। और हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल द्वारा शुरू किया गया था। इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन सिरोल की है। दोस्तों वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस तो फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वीर सावरकर की है। और इसमें इन्होंने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस पट्टाभी सीतारमैया की है। और इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की रचना है। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास और द रिवोल्यूशनरी और बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल की है। हिंदू पैट्रियाट का संपादन हरिश्चंद्र मुखर्जी ने किया। द हिंदू दोस्तों ये GS अय्यर और B राघवाचारी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के संपादक श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। युगांतर पत्रिका ये बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा शुरू किया गया था। काल जो है परांजपे की जो है ये प्रकाशन में निकला था। भारत श्रमजीवी शशिपद बनर्जी, फिलॉसफी ऑफ बम दोस्तों ये भगवती चरण बोहरा की है। और द सोशलिस्ट इसका प्रकाशन श्रीपाद अमृत डांगे के द्वारा किया गया। भवानी मंदिर ये क्रांतिकारी पत्रिका थी वारिंद्र कुमार घोष द्वारा। भारत माता अजीत सिंह ने और वंदे मातरम मैडम कामा द्वारा शुरू किया गया था। संजीवनी दोस्तों संजीवनी कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा शुरू किया गया था। और यहाँ से एक प्रश्न आता है कि विदेशी चीज़ों के बहिष्कार का सबसे पहले सुझाव कृष्ण कुमार मित्र की पत्रिका संजीवनी में प्रस्तुत किया गया था। द इंडियन मुसलमान W हंटर की कृति है। और वाई सोशलिज्म यानी समाजवाद क्यों जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये RC दत्त यानी रोमेश चंद्र दत्त की कृति है। और तहजीबुल अखलाक सैयद अहमद खान द्वारा लिखा गया है। अब आइए सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों से संबंधित प्रमुख तथ्यों को देखते हैं। दोस्तों सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की और जिसने भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का कार्य किया था। चार्ल्स विल्किंस ने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। और विलियम जोन्स ने कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक और ऋतु संहार का अंग्रेजी में रूपांतरण किया था।
दोस्तों, राजा राम मोहन राय भारतीय सामाजिक और राजनीतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं। इनको भारत में सुधार आंदोलन का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने फारसी में एक पुस्तक तोहफत उल मुहाउद्दीन, जिसका कि नाम है एकेश्वरवादियों को उपहार, लिखा, जिसमें उन्होंने बहुदेववाद का विरोध किया। और 1820 में इन्होंने प्रीसेप्ट ऑफ जीसस नामक पुस्तक की रचना की। दोस्तों, धार्मिक आधार पर विभेद करने वाले 1827 के ज्यूडी एक्ट का भी इन्होंने विरोध किया था। सती प्रथा के खिलाफ इन्होंने आंदोलन की शुरुआत की और राजा राम मोहन राय के प्रयासों के बदौलत 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए कानून का निर्माण किया। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी और राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म सभा नामक एक धार्मिक संस्था की स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा। 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर इन्होंने ब्रह्म समाज का पुनर्गठन किया। 1862 में केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया गया और इनके प्रयासों से इस संस्था को अखिल भारतीय स्वरूप मिला। 1865 में ब्रह्म समाज का आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज में विभाजन हो गया। देवेंद्रनाथ टैगोर से जुड़े समूह आदि ब्रह्म समाज में रहे और केशव चंद्र सेन वाले गुट भारतीय ब्रह्म समाज से जुड़े थे। 1878 में ब्रह्म समाज में दूसरा विभाजन हुआ और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। अब आइए देखते हैं आर्य समाज। ब्रह्म समाज के बाद महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक जो संगठन था वो आर्य समाज था। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में बम्बई में की गई थी। बाद में इसका मुख्यालय लाहौर में बनाया गया और दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटों का नारा दिया था। दोस्तों, दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। इन्होंने बाल विवाह, छुआछूत, जाति प्रथा का विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह और अंतरजातीय विवाहों का समर्थन किया था। स्वामी विवेकानंद दोस्तों 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भागीदारी की थी और शिकागो से लौटने के बाद 1897 में इन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। एक प्रश्न आता है कि ज्ञान योग, कर्म योग, प्रेम योग, भक्ति योग और राजयोग नामक पुस्तकें किसने लिखी? तो ये स्वामी विवेकानंद की कृतियां हैं और सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी है। समाज सुधार आंदोलन से जुड़े अन्य तथ्यों को देख लेते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में आवाज़ उठाई। 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट बना। नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1849 में कलकत्ता में बेथुन स्कूल की स्थापना की गई और 1851 में ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने पूना में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बालिका विद्यालय की स्थापना की। D.K. कर्वे यानी धुंधुपंत केशव कर्वे ने पुणे में भारतीय महिला विश्वविद्यालय सन 1916 में इसको स्थापित किया और 1875 में मैडम ब्लावाट्स्की और कर्नल अलकाट ने न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की। भारत में 1886 में अड्यार, जो कि मद्रास के निकट है, यहाँ पर थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय खोला गया। इसके अलावा एनी बेसेंट का 1893 में भारत आगमन हुआ और बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। 1893 में एनी बेसेंट भारत आई और 1907 में ये थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा बनी। 1898 में एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की और यही कॉलेज आगे चलकर मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU के रूप में स्थापित हुआ। दोस्तों, महाराष्ट्र के एक प्रमुख समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए, सैयद अहमद खान द्वारा मुस्लिम समाज में व्याप्त कुरीतियों और अंधविश्वासों को दूर करने के लिए चलाया गया आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और कांग्रेस की स्थापना का विरोध सैयद अहमद खान ने किया था। कांग्रेस की स्थापना का विरोध करने के उद्देश्य से इन्होंने बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना भी की थी। अब आइए देखते हैं विभिन्न धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलनों को शार्ट में देख लेते हैं। आत्मीय सभा, हिंदू कॉलेज, वेदांत कॉलेज और ब्रह्म समाज, इनकी स्थापना देखिए। आत्मीय सभा 1815 में
हिंदू कॉलेज 1817 में, वेदांत कॉलेज 1825 में और ब्रह्म समाज 1828 में। इनके संस्थापक राजा राम मोहन राय रहे। युवा बंगाल आंदोलन 1826 में हेनरी विवियन डेरेजियो के नेतृत्व में शुरू हुआ था। तत्वबोधिनी सभा 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 में दादा भाई नौरोजी ने इसको शुरू किया। विधवा विवाह समाज 1850 में विष्णु शास्त्री पंडित ने शुरू किया था। और रहनुमाई माजदयान सभा, इस सभा की स्थापना 1851 में नौरोजी फरदोन जी, दादा भाई नौरोजी और एस बंगाली के द्वारा की गई थी। मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी दोस्तों 1863 में इसकी स्थापना अब्दुल लतीफ़ के द्वारा की गई। और साइंटिफिक सोसाइटी अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इनकी स्थापना सैयद अहमद खान के द्वारा की गई। साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में और अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में सैयद अहमद खान के द्वारा शुरू किया गया था। देवबंद स्कूल, इसकी स्थापना 1866 में मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही के द्वारा शुरू किया गया। प्रार्थना समाज 1867 में केशव चंद्र सेन, एम.जी. रानाडे और आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित किया गया। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में महादेव गोविंद रानाडे ने किया। आर्य समाज आप जानते हैं 1875 में इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। देव समाज 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा शुरू किया गया। शारदा सदन की स्थापना 1889 में पंडिता रमाबाई के द्वारा। अहमदिया आंदोलन लगभग 1889 में गुलाम अहमद के द्वारा। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ये देखिए एक महत्वपूर्ण संगठन है द डिप्रेस्ड क्लासेज मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, 1906 में बी.आर. सिंधे द्वारा इसका गठन किया गया। और सोशल सर्विस लीग 1911 में एन.एम. जोशी के द्वारा गठित किया गया था। दोस्तों इसके अलावा एक आत्मसम्मान आंदोलन था 1925 में दक्षिण भारत में रामास्वामी नायकर के द्वारा चलाया गया था। आइए देखते हैं प्रमुख सामाजिक विधायनों से संबंधित जो नियम और कानून बने थे उनके बारे में। देखिए बेलेजली के गवर्नर जनरल या जब बेलेजली का शासनकाल था 1804 में बालिका शिशु हत्या पर रोक से संबंधित शिशु हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध जो है इससे संबंधित अधिनियम पारित हुआ था। तो उस समय लॉर्ड बेलेजली गवर्नर जनरल था। 1804 में बालिका शिशु हत्या पर रोक से संबंधित अधिनियम पारित हुआ था। विलियम बेंटिक के समय में 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध से संबंधित अधिनियम और इसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना था और इससे विधवा विवाह की अनुमति मिली। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट बना और इससे अंतर्जातीय विवाह को मान्यता दी गई और इसके द्वारा बहुपत्नी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट, इसके द्वारा लड़की की विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित कर दी गई थी। इसके अलावा दोस्तों लॉर्ड इरविन के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण एक्ट शारदा एक्ट 1930 में पास हुआ था, जिसके लिए लड़के के लिए विवाह की आयु और न्यूनतम आयु 18 वर्ष लड़के के लिए और लड़कियों के लिए 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। हर विलास शारदा जो थे इनके प्रयासों से इस एक्ट को पास किया गया था, इसलिए इसे शारदा एक्ट भी कहा जाता है। अब आइए 1857 के विद्रोह यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। 1857 में दोस्तों उत्तर और मध्य भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक सशक्त विद्रोह की शुरुआत हुई। इस विद्रोह का तात्कालिक कारण भारतीय सैनिकों को प्रयोग के लिए दिए गए इनफील्ड राइफलों में चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया गया था और इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी लगे होने की आशंका थी। देखिए हालांकि 10 मई 1857 को मेरठ में इस विद्रोह की औपचारिक शुरुआत हुई, लेकिन इससे पूर्व 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के 34वें नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग के विरोध में अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और ह्यूसन की हत्या करके विद्रोह का शंखनाद कर दिया था।
10 मई 1857 को विद्रोहियों ने मेरठ में अपने अधिकारियों की हत्या कर 11 मई को सुबह दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल बादशाह बहादुर शाह को भारत का सम्राट घोषित किया था। दोस्तों, बहादुर शाह ने बख्त खां को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था और तात्या टोपे, जिनका संबंध 1857 के विद्रोह से है, इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। दोस्तों, दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय ने बख्त खां के नेतृत्व में विद्रोह की शुरुआत की और इस विद्रोह को हडसन ने दबाया और बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया। 1857 के विद्रोह में सर्वाधिक संख्या में अवध के सिपाहियों ने भाग लिया था, ये भी एक प्रश्न बनता है। आइए अब शार्ट में एक चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में विद्रोह के केंद्र, भारतीय नेतृत्वकर्ता, आंदोलन की शुरुआत, विद्रोह को कुचलने वाले ब्रिटिश अधिकारी और समर्पण और मृत्यु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दिल्ली जो विद्रोह का केंद्र था, यहाँ पर भारतीय नेतृत्वकर्ता बहादुर शाह जफर और बख्त खां थे। आंदोलन की शुरुआत 11 मई 1857 को हुई थी और इस विद्रोह को निकोलसन और हडसन ने समाप्त किया और ये 20 सितंबर 1857 को जो है दिल्ली से पूरी तरह से विद्रोह साफ हो गया था। लखनऊ में बेगम हजरत महल के नेतृत्व में 4 जून 1857 को शुरुआत हुई थी और कैंपबेल और हेनरी लॉरेंस ने इस विद्रोह को दमन किया था। मार्च 1858 में जो है यहाँ पे विद्रोह समाप्त हो गया था। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब और तात्या टोपे ने किया था। 5 जून 1857 को ये शुरू हुआ था। कानपुर में विद्रोह को कैंपबेल ने दबाया था और दिसंबर 1857 में यहाँ पे विद्रोह समाप्त हुआ। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का नेतृत्व किया 4 जून 1857 को और ह्यूरोज, जो कि उस समय जनरल था, उसके नेतृत्व में झांसी के विद्रोह को दबाया गया और 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। जून 1857 में इसका प्रारंभ हुआ और इलाहाबाद में विद्रोह को कर्नल नील ने दबाया। 1858 में यहाँ भी विद्रोह समाप्त हो गया था। जगदीशपुर जो बिहार में है, वीर कुंवर सिंह और उनके भाई अमर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। 12 जून 1857 को जगदीशपुर में इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी। विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने इसे समाप्त किया। दिसंबर 1858 में विद्रोह पूरी तरह से यहाँ समाप्त हो गया। फैज़ाबाद में दोस्तों मौलवी अहमदुल्ला ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया, जो कि जून 1857 में शुरू हुआ और कैंपबेल ने इस विद्रोह का दमन किया था। बरेली में खान बहादुर खान ने जून 1857 में इस विद्रोह का नेतृत्व किया और कैंपबेल ने बरेली में जो है इस विद्रोह को दबा दिया और 1858 में विद्रोह पूरी तरह से दब गया था। दोस्तों, 1857 के विद्रोह से संबंधित विभिन्न इतिहासकारों के कई मत हैं। देखिए, 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम BD सावरकर ने कहा था। राष्ट्रीय विद्रोह डिजरायली दोस्तों ब्रिटिश संसद में थे, इन्होंने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। सर जॉन लॉरेंस और सीले ने इसे पूर्णतया सिपाही विद्रोह कहा था। और एक महत्वपूर्ण मत है, देखिए, अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र, ये जेम्स आउट्रम और W टेलर का जो है मत है। बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध TR होम्स का मत है और धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, ये LE रीज का जो है ये मंतव्य है। दोस्तों, एक कथन है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था, न स्वतंत्रता संग्राम था। ये RC मजूमदार की जो है ये इनका कथन है, जो कहते हैं RC मजूमदार 1857 का तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। अब आइए देखते हैं दोस्तों 1857 से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक। 1857 ये SN सेन की 1857 पर लिखी गई इतिहास है। RC मजूमदार ने द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 लिखा है। SB चौधरी ने सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज 1857 to 59 लिखा है। VD सावरकर द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857
और बी.डी. सावरकर ने अपने द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस में इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारत का कहा है। अशोक मेहता ने द ग्रेट रिवेलियन नाम से पुस्तक लिखी है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पर। दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में दरबार आयोजित किया गया जिसमें लॉर्ड कैनिंग ने महारानी का उद्घोषणा पढ़ा था। और विद्रोह की समाप्ति के बाद 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक कानून के द्वारा भारत में शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया था। तो 1857 के विद्रोह का एक परिणाम ये हुआ कि जो है भारत में शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से हटाकर ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया था। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण नागरिक और आदिवासी विद्रोहों से संबंधित प्रश्न भी बनते हैं। देखिए सन्यासी विद्रोह, इसका समयकाल 1763 से 1800 है। दोस्तों बंगाल में बेदखल किए गए किसानों, राजाओं और नवाबों की विघटित फौज के सिपाहियों द्वारा जमींदारों और धार्मिक नेताओं के नेतृत्व में ये शुरू किया गया था और सन्यासी विद्रोह के प्रमुख नेता मजनू शाह थे। दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ में इस विद्रोह का उल्लेख है और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को इस उपन्यास में ही शामिल किया गया है। इसके अलावा देखिए चुआर विद्रोह, इसका जो काल है 1766 से 1816, ये बंगाल और बिहार क्षेत्र में चला। इसके प्रमुख नेता जगन्नाथ थे। बेलूपंथी का विद्रोह 1805 में हुआ था। त्रावणकोर केरल के दीवान बेलूपंथी द्वारा ये किया गया था। अंग्रेजों द्वारा दीवान की गद्दी छीनने और त्रावणकोर पर सहायक संधि लादने के विरोध में बेलूपंथी का विद्रोह हुआ था। दोस्तों किट्टूर विद्रोह ये 1824 से 1829 में था और कर्नाटक के स्थानीय शासक की मृत्यु के बाद इसके उत्तराधिकारी को अंग्रेजों द्वारा मान्यता नहीं दी गई और कर्नाटक के दिवंगत राजा की विधवा चेन्नम्मा द्वारा किट्टूर विद्रोह शुरू किया गया था। गडकरी विद्रोह 1844 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मराठों के किलों में कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा बढ़े हुए भू राजस्व के विरुद्ध गडकरी विद्रोह चलाया गया था। रामोसी विद्रोह दोस्तों 1822 में मराठा सेना में कार्यरत सैनिकों द्वारा मराठा राज्य के पतन के बाद बढ़े भूमिकर के विरुद्ध चलाया गया और उमाजी के नेतृत्व में 1825-26 में पुनः ये विद्रोह शुरू हुआ अकाल और अन्न के अभाव के कारण। एक महत्वपूर्ण भील विद्रोह है दोस्तों महाराष्ट्र में 1820 से 1827 के दौरान कृषि संबंधित करों के कारण और राजस्थान में मोतीलाल तेजावत इसके प्रमुख नेता थे 1920 के विद्रोह के भील विद्रोह के। कोल विद्रोह दोस्तों कोल विद्रोह 1831-32 में ये झारखंड के रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू आदि जिलों में बुधो भगत के नेतृत्व में चलाया गया था। सांथाल विद्रोह देखिए 1857 के विद्रोह से तुरंत पहले या उसके साथ जुड़ा हुआ है संथाल विद्रोह। इसको हुल विद्रोह भी कहा जाता है। ये भागलपुर से राजमहल पहाड़ियों के बीच दामन एकोह क्षेत्र में घटित हुआ। सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में सांथाल विद्रोह चलाया गया था। मुंडा विद्रोह या उलगुलान विद्रोह दोस्तों 1893 से 1900 के बीच मुंडा विद्रोह चला। प्रारंभ में मुंडा आदिवासियों की प्रारंभिक भूमि व्यवस्था खुटकट्टी व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध चला था और आगे चलकर बिरसा मुंडा ने इसे राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन का रूप दे दिया था। एक महत्वपूर्ण ताना भगत आंदोलन है 1914-15 में चला। छोटा नागपुर क्षेत्र में दिकू यानी बाहरी लोगों के हस्तक्षेप के विरुद्ध ये आंदोलन चला था और उरांव जनजाति के जतरा भगत और बलराम भगत द्वारा ताना भगत आंदोलन शुरू किया गया था। रंपा विद्रोह 1922 से 1924 में ये आंध्र प्रदेश के रंपा क्षेत्र में साहूकारों के शोषण और वन कानूनों के विरुद्ध था। असहयोग आंदोलन से ये आंदोलन या ये विद्रोह प्रेरित था। अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में रंपा विद्रोह चलाया गया था। बहावी आंदोलन 1830 से 1860 के बीच चला और भारत में बहावी आंदोलन सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में चला और बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पूछता है तो पटना था। इसके अलावा कुछ अन्य नागरिक और आदिवासी विद्रोह भी हैं। इसमें देखिए फकीर विद्रोह, इसके नेतृत्वकर्ता मजनू शाह थे। फकीर विद्रोह बंगाल में 1776 से 77 में ये सक्रिय था। रंगपुर विद्रोह धीरज नारायण नेतृत्व करता थे बंगाल में 1783 में। पागलपंथी विद्रोह
टीपू शाह के नेतृत्व में बंगाल में चला 1813 से 1831 के मध्य। इसके अलावा दोस्तों पाइका विद्रोह था। देखिए पाइका विद्रोह बक्सी जगबंधु विद्याधर के नेतृत्व में उड़ीसा में चला था 1817 से 1825 तक। फरैजी विद्रोह दादू मियाँ के नेतृत्व में बंगाल में 1838 से 1857 में चला। अहोम विद्रोह बहुत ही महत्वपूर्ण है, गोमधर कुंवर के नेतृत्व में असम में चला था 1828 से 1833 के बीच। खासी विद्रोह तीरथ सिंह के नेतृत्व में जयंतिया पहाड़ी मेघालय में 1830 से 33 के बीच चला। और कूका विद्रोह ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, भगत जवाहर मल और राम सिंह कूका के नेतृत्व में ये पंजाब में कूका विद्रोह हुआ था 1840 से 72 के बीच में। इसके अलावा देखिए मणिपुर विद्रोह जैंदो नांग और रानी गेडिनेल्यू के नेतृत्व में मणिपुर में चला था 1920 से 1935 में। अब आइए देखते हैं किसान विद्रोह और प्रमुख किसान आंदोलन। देखिए नील विद्रोह बंगाल में 1859-60 में चला था। इसमें हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी इस आंदोलन से जुड़े थे और ईसाई मिशनरियों ने भी नील आंदोलन का समर्थन किया था। नील दर्पण जो कि दीनबंधु मित्र का नाटक है, इसमें किसानों के शोषण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। इसके अलावा नील विद्रोह के बाद एक महत्वपूर्ण कृषक विद्रोह है पावना विद्रोह। बंगाल में यूसुफ शाही परगना 1873 से 76 के बीच चला। यह विद्रोह जमींदारों द्वारा लगान की दर बढ़ाने और काश्तकारों को जमीन के अधिकारों से वंचित करने के कारण हुआ था और इसका परिणाम 1885 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया था। देखिए दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र यानी पुणे और अहमदनगर जिला में 1875 में एक चला था। इसमें साहूकारों के विरुद्ध किसानों ने विद्रोह किया था और दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 दक्कन विद्रोह के बाद पारित किया गया था। दोस्तों फड़के आंदोलन 1879 में चला महाराष्ट्र में। वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में किसानों द्वारा सरकार के विरुद्ध चला था और विद्रोह का प्रमुख कारण अकाल से उत्पन्न परिस्थिति और राणा डे द्वारा धन के बहिर्गमन से संबंधित दिया गया व्याख्यान था। चंपारण सत्याग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय इतिहास में। ये चंपारण जिला बिहार 1917 में चंपारण सत्याग्रह था और चंपारण में तिनकठिया प्रथा से संबंधित, जिसमें किसानों को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था और यूरोपीय नील बागान मालिकों के द्वारा किए जाने वाले शोषण के विरुद्ध गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह चला था। गांधी जी के नेतृत्व में राजकुमार शुक्ल द्वारा बुलाए जाने पर चंपारण सत्याग्रह 1917 चला और चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नेता JB कृपलानी, नरहर पारेख, राजेंद्र प्रसाद और महादेव देसाई थे। इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह है दोस्तों, 1918 गुजरात का है। सरकार द्वारा फसल खराब हो जाने के बावजूद लगान वसूली के खिलाफ ये आंदोलन चलाया गया और गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक आदि इसके प्रमुख नेता थे। अब देखिए मोपला विद्रोह, ये केरल मालाबार तट पर 1921 में चलाया गया था। मोपला विद्रोह केरल में भूस्वामियों के अत्याचार के विरुद्ध था। मोपला जो थे मालाबार के मुस्लिम कृषक थे और महात्मा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद, शौकत अली के द्वारा मोपला विद्रोह को समर्थन दिया गया था। पुण्य प्रवालार आंदोलन या पुण्य प्रावायलार आंदोलन त्रावणकोर में 1946 में चला। जमींदार और शासक के अत्याचार के विरुद्ध में ये कम्युनिस्टों द्वारा शुरू किया गया था और इस आंदोलन के कारण त्रावणकोर का भारत में विलय हुआ था। तेभागा आंदोलन, तो दोस्तों तेभागा आंदोलन बंगाल में 1946 में बटाईदारी व्यवस्था के विरुद्ध चली। कंपाराम और भवन सिंह के नेतृत्व में तेभागा आंदोलन बंगाल में संचालित किया गया था। तेलंगाना आंदोलन तेलंगाना में 1946 से 1951 के बीच चला और द्वितीय विश्व युद्ध के समय निजाम द्वारा किसानों से कम दाम पर अनाज वसूलने के विरुद्ध तेलंगाना आंदोलन चला था। इसके कारण एक बड़े कृषक छापामार युद्ध की शुरुआत हुई थी। किसान सभा, दोस्तों किसान सभा भी भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। फरवरी 1918 में गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ। 17 अक्टूबर 1920 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया गया। अवध किसान सभा से जुड़े प्रमुख नेताओं में गौरीशंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू, माता बदल पांडे, बाबा रामचंद्र, देव नारायण पांडे और केदारनाथ थे।
इसके अलावा दोस्तों देखिए 1921-22 में हरदोई, बहराइच और सीतापुर में किसान आंदोलन एका आंदोलन के रूप में चला और एका आंदोलन से जुड़े किसानों की मुख्य शिकायत लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर था। एका आंदोलन मदारी पासी के नेतृत्व में चला था। दोस्तों गुजरात राज्य में सूरत जिले में बारदोली तालुका में किसानों द्वारा लगान न अदा करने से संबंधित आंदोलन चलाया गया था और बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वल्लभ भाई पटेल को वहां की महिलाओं द्वारा सरदार की उपाधि दी गई थी और ये उपाधि महिलाओं की तरफ से गांधी जी के द्वारा प्रदान की गई थी। दोस्तों एक महत्वपूर्ण 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में किया गया। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद और महासचिव एन.जी. रंगा थे। एन.जी. रंगा आंध्र प्रदेश में किसान आंदोलन के अगुवा भी थे। अब आइए देखते हैं मजदूर वर्ग और वामपंथी आंदोलन। देखिए मजदूर वर्ग का महत्वपूर्ण आंदोलन बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन 1890 में एन.एम. लोखंडे इसके संस्थापक थे। मद्रास मजदूर संघ 1918 में बना, वीपी बाडिया इसके संस्थापक थे और मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम मजदूर संघ था। इसके अलावा देखिए अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1918 में इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC 1920 में इसकी स्थापना लाला लाजपत राय, N.M. जोशी और जोसेफ बैप्टिस्ट के प्रयास द्वारा हुई। लाला लाजपत राय प्रथम अध्यक्ष और दीवान चमन लाल इसके प्रथम महामंत्री बने थे। अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना 1925 में हुई। M.N. राय यानी मानवेंद्र नाथ राय के प्रयास और सत्यभक्त के नेतृत्व में अखिल भारतीय साम्यवादी दल गठित किया गया था। क्रांतिकारी साम्यवादी दल 1934 में इसकी स्थापना संस्थापक सौमेंद्र नाथ टैगोर थे और रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी 1940 में इसका गठन M.N. राय द्वारा किया गया था। अब आइए देखते हैं प्रमुख पत्रिकाएं और उनसे संबंधित व्यक्ति। ये प्रश्न भी पत्रिकाओं से संबंधित प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दीनबंधु पत्रिका नारायण मेधाजी लोखंडे और ज्योतिबा फूले द्वारा शुरू किया गया। नवयुग मुजफ्फर अहमद के द्वारा। लांगल पत्रिका काजी नजरुल इस्लाम की है। इनकलाब पत्रिका गुलाम हुसैन द्वारा। लेबर किसान गजट M. सिंगारवेलु द्वारा और गांधी और लेनिन ये श्रीपाद आमरी डांगे द्वारा ये जो है लिखा गया है। दोस्तों M.N. राय ने 1920 में रूसी कम्युनिस्ट पार्टी के सहयोग से ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना M.N. राय ने 1920 में रूसी कम्युनिस्ट पार्टी के जो है सहयोग से किया था। अब आइए देखते हैं प्रमुख जाति सुधार आंदोलन। सत्य शोधक समाज ये 1873 में इसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी और ये महाराष्ट्र में जाति सुधार आंदोलन से संबंधित था। जस्टिस आंदोलन 1916-17 में N.C. मुदलियार, P. त्यागराज और T.M. नायर ने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ये मद्रास क्षेत्र में संबंधित था। वायकोम सत्याग्रह या वायकोम आंदोलन 1924 में नारायण गुरु N. कुमारन, T.K. माधवन के नेतृत्व में केरल में छुआछूत परंपरा के विरुद्ध था। गुरुवायूर सत्याग्रह 1931 में P. सुब्रमण्यम और K. कोलप्पण के नेतृत्व में चला और गुरुवायूर सत्याग्रह केरल में मंदिर प्रवेश के मुद्दे पर चला था। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग या हरिजन सेवक संघ जो है 1932 में इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की और घनश्याम दास बिड़ला इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। अब आइए देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक कांग्रेस की स्थापना से पूर्व स्थापित प्रमुख राजनीतिक संस्थाओं के बारे में। देखिए कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इससे पहले भी कुछ राजनीतिक संस्थाओं का गठन हुआ था, जिनमें ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। इंडिया लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष ने। इंडिया एसोसिएशन 1876 में ये कांग्रेस की पुरोगामी संस्था थी, जिसको सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन घोष ने इसका गठन किया था। इसके अलावा दोस्तों मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में M.V. राघवाचारी, G. सुब्रमण्यम अय्यर और P. आनंद चार्लू के नेतृत्व में हुई थी।
बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंग के नेतृत्व में बम्बई प्रेसिडेंसी अधिवेशन हुआ था। और दोस्तों मेहता, तैयब जी और तेलंग ये एक त्रिगुट से संबंधित हैं, तो याद कर लीजिएगा फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंग। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित। तो यहाँ से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में भारतीय नेताओं द्वारा एक अंग्रेज सेवानिवृत्त अधिकारी A.O. ह्यूम के सहयोग से की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। 1885 से 1905 तक कांग्रेस का उदारवादी चरण था। इसमें दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानडे और फिरोज शाह मेहता प्रमुख नेता थे। इसके अलावा 1905 से 1919 तक कांग्रेस का उग्रवादी चरण था, जिसमें लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल और बाल गंगाधर तिलक के नाम उल्लेखनीय हैं। दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस 1904 में पहली बार स्वशासन की मांग की थी और दादा भाई नौरोजी के प्रथम आर्थिक विचारक थे भारत के, जिन्होंने भारत की गरीबी के लिए भारत से निरंतर हो रहे धन के निष्कासन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ को जिम्मेदार माना था। दोस्तों बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन उससे जुड़ा हुआ है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। जुलाई 1905 में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता स्थित टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक के दौरान स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई और बहिष्कार संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया। दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू कर दिया गया था और इस दिन बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। बंगालियों में अटूट एकता दर्शाने के लिए हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे की कलाइयों पर राखी बांधी थी। एक प्रश्न बनता है दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने अपने पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया था और यहाँ से प्रश्न बनता है। दोस्तों बंगाल विभाजन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बंगला नामक प्रसिद्ध गीत लिखा और आगे चलकर 1971 में ये बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। तिलक ने बम्बई और पुणे में, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब और उत्तर प्रदेश में, सैयद हैदर राजा ने दिल्ली में और चिदम्बरम पिल्लई में मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। दोस्तों उग्रवादी या उग्र राष्ट्रवादी नेता स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में फैलाना चाह रहे थे और साथ ही वे सिर्फ स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन से संतुष्ट न होकर स्वराज प्राप्ति को अपना लक्ष्य बनाना चाहते थे। इस आंदोलन के दौरान एक महत्वपूर्ण समाजसेवी संगठन बारीसाल की स्वदेश बांधव समिति थी। इसके अध्यक्ष अश्वनी कुमार दत्त थे। दोस्तों आचार्य PC राय ने बंगाल में स्वदेशी केमिकल स्टोर्स की स्थापना की और तकनीकी शिक्षा के लिए बंगाल इंस्टीट्यूट की स्थापना भी की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा के विकास के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की और अरविंद घोष को इसका प्राचार्य बनाया गया। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया और इसी समय अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की पहली छात्रवृत्ति भारतीय कलाविद नंदलाल बोस को मिली थी। तो दोस्तों इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की जो स्कॉलरशिप पहली बार नंदलाल बोस को मिली थी। देखिए वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत में 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया। 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई और इसी के फलस्वरूप 1912 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई और 1912 में बिहार को बंगाल से अलग करके एक अलग प्रांत बनाया गया जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। तो यहाँ पर देखिए ये जो विभाजन और उससे उत्पन्न जो घटनाएं थी उसको आपने विशेष रूप से देखा। इसके अलावा दोस्तों मुस्लिम लीग 1906 में आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और मोहसिन मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। सलीमुल्लाह को इसका मुख्य संस्थापक माना जाता है और आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। 1908 में आगा खां को इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था।
इसके अलावा दोस्तों भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां भी चली थीं। इनका प्रथम चरण 1905 से 1915 तक था। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत 1897 में महाराष्ट्र के पुणे से हुई, जब दामोदर और बालकृष्ण चापेकर ने 22 जून 1897 को पुणे के प्लेग कमिश्नर रैंड और एमहर्स्ट की हत्या कर दी थी। दोस्तों क्रांतिकारी गतिविधियां या क्रांतिकारियों से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थाएं अनुशीलन समिति है 1902 में गठित हुई। पी मित्रा, वारिंद्र कुमार घोष और जतेंद्र नाथ बनर्जी इसके संस्थापक रहे। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में बी.डी. सावरकर ने की थी। युगांतर इसकी स्थापना वारिंद्र कुमार घोष और जतेंद्र नाथ बनर्जी ने। भारत स्वशासन समिति और इंडिया हाउस 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। अंजुमाने मुहिब्बाने वतन अजीत सिंह की है। और दोस्तों पेरिस इंडियन सोसाइटी मैडम भीका जी कामा ने इसका गठन किया था। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका सोहन सिंह भाकना ने। और गदर और युगांतर आश्रम की स्थापना सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल ने किया था। एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 रही। ये सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद ने इसका गठन किया था। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, देखिए 1928 में इसका नेतृत्व चंद्रशेखर आज़ाद ने किया। विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा, सुखदेव और दुर्गा भाभी इसके प्रमुख थे। भारत नौजवान सभा 1926 में और भगत सिंह और छबील दास तथा यशपाल के द्वारा स्थापित की गई। लाहौर छात्र संघ यानी लाहौर स्टूडेंट यूनियन सुखदेव और भगत सिंह के द्वारा स्थापित की गई थी। दोस्तों बी.डी. सावरकर ने 1899 में मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना की थी और यही 1904 में अभिनव भारत के रूप में परिवर्तित हो गई। तो मित्र मेला और अभिनव भारत क्रांतिकारी संगठन माने जाते हैं। दोस्तों 1908 अप्रैल 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के बदनाम जज किंग्सफोर्ड की हत्या करने का असफल प्रयास किया और इसके बाद प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मारकर शहीद कर लिया और खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। अरविंद घोष की क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्तता के कारण 1908 के अलीपुर बम मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया और अलीपुर मामले में चितरंजन दास ने अरविंद घोष का बचाव किया। अंततः उन्हें रिहा कर दिया गया था। दोस्तों अलीपुर मामले में नरेंद्र गोसाई सरकारी गवाह बन गया था। दिसंबर 1912 में रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका और जापान भाग गए। इस षड्यंत्र से जुड़े अन्य आरोपियों अवध बिहारी, अमीर चंद, बाल मुकुंद और बसंत विश्वास पर दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। दोस्तों भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के अलावा विदेशों में भी क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थीं। 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसमें भारतीय प्रतिनिधि के रूप में मैडम भीका जी कामा ने हिस्सा लिया। वहां उन्होंने भारत का तिरंगा फहराया। 1909 में लंदन में मदन लाल ढींगरा ने करजन वाइली की हत्या कर दी। गदर आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। 1 नवंबर 1913 में लाला हरदयाल के नेतृत्व में अनेक भारतीयों ने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। सोहन सिंह भाकना इसके प्रथम अध्यक्ष और लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री थे। काशीराम इसके कोषाध्यक्ष चुने गए थे। 1 नवंबर 1913 को गदर पत्रिका साप्ताहिक का पहला अंक प्रकाशित किया गया जो उर्दू में था। 9 दिसंबर 1913 से ये गुरुमुखी में भी छपने लगा। दोस्तों सिंगापुर के गुरदीश सिंह ने दक्षिण पूर्व एशिया के 376 भारतीयों को कामागाटामारू जहाज से वैंकूवर ले जाने का प्रयास किया, लेकिन कनाडा के अधिकारियों से अनुमति नहीं मिली। यात्रियों के अधिकार के लिए हुसैन रहीम, सोहनलाल और बलवंत सिंह के नेतृत्व में शोर कमेटी यानी तट कमेटी का गठन किया गया था। 1914 में चंपाकरण पिल्लई द्वारा बर्लिन में भारतीय राष्ट्रीय दल की स्थापना की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय दल चंपाकरण पिल्लई द्वारा 1914 में बर्लिन में स्थापित किया गया था। राजा महेंद्र प्रताप और बरकतुल्ला ने 1915 में अफगानिस्तान के अमीरों की मदद से काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी।
दोस्तों, क्रांतिकारी गतिविधियों का दूसरा चरण 1924 से 1934 तक चला और उत्तर भारत के क्रांतिकारियों ने 24 अक्टूबर 1924 को कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने 9 अगस्त 1925 को काकोरी में 8 डाउन ट्रेन को रोककर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया और ये घटना काकोरी कांड के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, इस घटना के बाद गिरफ्तार होने वाले क्रांतिकारियों में अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी गई और अन्य को आजीवन कारावास या लंबी सजाएं मिली। सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया और 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय पर बर्बर लाठीचार्ज और उसके बाद उनकी मौत का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने लाठीचार्ज करने वाले पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी थी। 8 अप्रैल 1929 को पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था और इस बम कांड के आरोप में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह पर मुकदमा चलाया गया। आगे चलकर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव और अन्य क्रांतिकारियों पर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चला और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। जेल में बंद क्रांतिकारियों ने जेल की अमानवीय दशाओं में सुधार और स्वयं को राजनीतिक बंदी का दर्जा दिए जाने की मांग करते हुए अनशन किया। अनशन के 64वें दिन 13 सितंबर 1929 को जतिन दास की मृत्यु हुई थी। दोस्तों, क्रांतिकारी गतिविधियों में चटगांव शस्त्रागार हमला 1930 भी बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्यसेन, जिनको कि मास्टर दा कहा जाता था, इनके द्वारा स्थापित इंडियन रिपब्लिकन आर्मी ने चटगांव के शस्त्रागार पर अधिकार किया और चटगांव का बंगाल से संपर्क काटने की कार्रवाई की। इसमें गणेश घोष और लोकीनाथ बाउल सहित 65 क्रांतिकारी शामिल थे। दोस्तों, बंगाल के इस दौर के क्रांतिकारियों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी थी। प्रीतिलता बाडेदार ने रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारा और इस दौरान शहीद हो गई। कल्पना दत्त सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार हो गईं और कोमिला की छात्राओं शांति घोष और सुनीति चौधरी ने जिलाधिकारी की हत्या कर दी। बीना दास ने दीक्षांत समारोह में गवर्नर पर गोली चलाई थी। इसके अलावा अन्य तथ्यों में दोस्तों 1924 में गोपीनाथ साहा द्वारा चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया गया, जिसमें साहा को फांसी दे दी गई और 17 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में एक पुलिस मुठभेड़ में चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो गए। 27 फरवरी 1931। दोस्तों, 1940 में ऊधम सिंह ने माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी थी। अब आइए देखते हैं होम रूल आंदोलन। इससे संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने 16 अप्रैल 1916 को बेलगांव में होम रूल लीग का गठन किया। इनकी लीग का कार्यक्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र को छोड़कर मध्य प्रांत और बरार था। दोस्तों, सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी लीग का गठन किया। इनका भी होम रूल लीग था और इन्होंने जॉर्ज अरुंडेल को लीग का सचिव बनाया और इसके अन्य सहयोगी वीपी बाडिया और सीपी रामास्वामी अय्यर थे। एनी बेसेंट ने अपनी लीग का मुख्यालय अड्यार मद्रास में स्थापित किया और एनी बेसेंट की लीग का कार्यक्षेत्र तिलक के कार्यक्षेत्र को छोड़कर शेष भारत था। इस आंदोलन के बढ़ते प्रभावों को देखकर सरकार इसके दमन के लिए सक्रिय हुई। तिलक पर मुकदमा चलाया गया और मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में वकीलों की एक टीम ने तिलक की ओर से मुकदमा लड़ा था। जून 1917 में एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल और वीपी बाडिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया और इस गिरफ्तारी के विरोध में सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी और मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे तमाम नरमपंथी लेखा नेता लीग में शामिल होने लगे। दोस्तों, मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र के चलते सितंबर 1917 में एनी बेसेंट को रिहा कर दिया गया और दिसंबर 1917 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में तिलक के प्रस्ताव पर उन्हें अध्यक्ष चुना गया और एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थीं। दोस्तों, लखनऊ अधिवेशन। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन का बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है। 1916 में
लखनऊ अधिवेशन हुआ, इसमें कांग्रेस लीग समझौता हुआ और 1916 में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता AC मजूमदार यानी अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इस अधिवेशन में गर्मपंथियों को कांग्रेस में पुनर्वापसी हुई एनी बेसेंट और तिलक के प्रयासों से, और इसी अधिवेशन यानी लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस लीग समझौता हुआ जिसे लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते को संपन्न कराने में जिन्ना और तिलक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों, कांग्रेस लीग समझौते के तहत कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को औपचारिक तौर पर स्वीकार कर लिया था, और इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल की महात्मा गांधी से मुलाकात हुई थी और उन्होंने चंपारण के किसानों की समस्याओं से महात्मा गांधी को अवगत कराया था। दोस्तों, इसके बाद गांधीवादी युग या गांधीवादी आंदोलनों के युग का शुरुआत होता है, जो कि 1919 से 1947 तक चला। दोस्तों, गांधी जी एक मुकदमे के सिलसिले में 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। वहां उन्होंने अंग्रेजों की रंगभेद नीति का विरोध किया। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नाटाल इंडियन कांग्रेस और फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। एक जर्मन मित्र हरमन कालेनबाख की सहायता से टालस्टॉय फार्म स्थापित किया और गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका भी निकाली। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे और ये पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। दोस्तों, 1915 में गांधी जी का भारत आगमन हुआ और इस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। इन्होंने ब्रिटिश सरकार से समर्थन हासिल करने के उद्देश्य से युद्ध कार्यों में सरकार की सहायता की, जिससे खुश होकर सरकार ने इन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि दी। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 में कोचरब यानी अहमदाबाद में की गई और 1917 में सत्याग्रह आश्रम को साबरमती नदी किनारे पुनर्स्थापित किया गया। गांधी जी ने 1916 के होम रूल आंदोलन को अपना समर्थन नहीं दिया, क्योंकि वे होम रूल लीग आंदोलनकारियों की इस रणनीति के खिलाफ थे कि अंग्रेजों के ऊपर मुसीबत अपने लिए एक सुनहरा अवसर है। दोस्तों, ये तथ्य महत्वपूर्ण है। गांधी जी 1916 के होम रूल आंदोलन को उन्होंने अपना समर्थन नहीं दिया था, क्योंकि होम रूल आंदोलनकारियों की रणनीति थी कि अंग्रेजों के ऊपर मुसीबत अपने लिए सुनहरा अवसर है। इस रणनीति के वो विरुद्ध थे। दोस्तों, गांधी जी के द्वारा चलाए गए या गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रहों का जो क्रम है वो है चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह 1918 और खेड़ा सत्याग्रह 1918। तो दोस्तों, ये था टीजीटी पीजीटी परीक्षा सामाजिक विज्ञान और इतिहास के लिए तथा साथ ही साथ कई भाग जो हैं आधुनिक भारत के नागरिक शास्त्र के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। इन सब के लिए महत्वपूर्ण रिवीजन आधुनिक भारत का ये दोस्तों पहला भाग था और समय बहुत कम है। इसका दूसरा भाग आज शाम को हम इसमें पब्लिश कर देंगे। वीडियो आपको कैसा लगा और आपके लिए कितना लाभदायक हो रहा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।